तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीएलए अंबाला मैम को जोड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्षी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। थोड़ा सा लेट हो गई, काइंडली एक्सक्यूज। अरे नहीं नहीं मैम, वो हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो थैंक उसके हिसाब से हो जाती हैं। और दर्शक जो हैं लगातार कमेंट हमें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक ऐसा स्टॉक बताइए, कुछ ऐसे स्टॉक जो 25 साल तक हम लोग लेके बैठ जाएं रिटायरमेंट के लिए, सेविंग की चीज़ें। तो चलिए शो के दौरान चर्चा करते रहेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर मैम आपका क्या व्यू है बाजार को लेकर, क्योंकि इस तरह की चीजें अब मैम इंतजार जो है, क्योंकि सेंटर रैली की बात चल रही थी, सेंटर रैली भी अब देखने को मिली नहीं मैम। और हम लोग जो थे नए हाई से आप देखिए फिजल आउट होते होते कहाँ नीचे आ गए हैं यहाँ पे। और जी। बाजार जो है वो आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं हो रहा है, बार बार वही स्थिति दिखाता है। जो पेशेंस है वो टेस्ट हो रहे हैं निवेशकों के, ट्रेडर्स के। क्या करना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि दबाव और गहराएगा आने वाले दिनों में? दबाव गहराएगा जैसे बहुत हल्का दबाव, अगर दबाव होता भी है तो वह हल्का फुल्का दबाव होगा। ये कोई रिवर्सल या फिर बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर आएगी, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला लग रहा है। जी आपको डिप मिलेंगे तो उनको बाय करने का आप कोशिश करें एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले। इंडेक्स को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं देन यू माइट गेट मिस्टेकन। मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से है। मेजोरिटी इट वाज बिकॉज ऑफ दी मेजोरिटी इट वाज बिकॉज ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रहा है वैसे ही इंडेक्स पर हमको दिख रहा है। तो आप इंडेक्स में अगर व्यू देख रहे हो तो आप इससे अच्छा है कि आप रिलायंस कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लीजिए जो कि इंडेक्स को लीड कर रहे हो। बट अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखना है कि मैं पैसा कहाँ लगाऊं, तो आप इंडेक्स को थोड़ा बहुत ही देखो ट्रेडिंग के मायने से, लेकिन आपको अपने स्टॉक्स को स्टॉक वाइज एक्शन लेने पड़ेंगे। दिस इज नॉट द टाइम जहां पर आप ये समझ के चले कि हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है, चलो हम भर भर के बाय कर ले एनी स्टॉक। नो, इट नॉट गोइंग टू वर्क आउट। यू गॉट टू जी बी वेरी वेरी पिकी और सिलेक्टिव इन स्टॉक सिलेक्शन। तो ये जरूरी है। रही बात इंडेक्स की, इंडेक्स लेवल पर भी मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट या जैसा नहीं है। एक जी रेंज है 25,800 जो इस साल के लिए इंटैक्टेड है। 25,800 के नीचे क्लोजिंग मुझे नहीं लग रही। एंड एक रेंज ऊपर के लिए है 26,300 या 26,250 के ऊपर की तरफ भी नहीं लग रही। तो इस साल हम शायद इसी रेंज में क्लोज हो जाएंगे, मोस्ट लाइकली 26,000 के आसपास। ठीक है। ओके मैम, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी। और दर्शकों के मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सवाल सिल्वर पे, यहाँ पे वेदांता के ऊपर, और जो चलिए हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर के ऊपर चर्चा करते हैं जिसपे स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता हुआ। देखिए कोफोर्ज की बात करते हैं यहाँ पर। आप ये देखिए कोफोर्ज जो है जो है अमेरिका की एआई सॉल्यूशन कंपनी एनकोरा को 235 करोड़ डॉलर के आसपास जो है एंटरप्राइज वैल्यू के आधार पर अगर आप देखें तो उसको खरीदने का इसने फैसला किया है यहाँ पर। और कोफोर्ज ने एनकोरा का जो 100% जो शेयर होगा वो अधिग्रहण होता हुआ दिखेगा, और इसके लिए एडवेंट इंटरनेशनल के साथ यहाँ पे डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर यहाँ पे साइन करते हुए दिखे। यहाँ पे एनकोरा का जो अधिग्रहण है पूरा एनकोरा हॉल्ड को यूके और साथ ही एआई जो एटिडस पेरेंट जो इसकी कंपनी है इसके साथ जो पूरा शेयर स्वैप के जरिए किया जाएगा। और इस अधिग्रहण के बाद कंपनी को एक आकलन लगाया जा रहा है कि FY27 तक एआई के क्षेत्र में इसका जो बिजनेस है वो एक लैंड बिजनेस के तौर पे आप देखिए $2 बिलियन के ऊपर के रेवेन्यू पे जाता हुआ बन सकता है। यहाँ पे पीछे हमने देखा था SCL टेक्नोलॉजीज की तरफ से यहाँ पर एआई कंपनी जो है वॉबी, उसका अधिग्रहण होता हुआ देखा था जो जनरेटिव एआई से जुड़ी है। उससे पहले TCS ने यहाँ पर एक्वायर किया था लिस्ट एंगेज। आप देखिए तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं यहाँ पे। लेकिन कोफोर्ज को लेके मैम आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि इस अधिग्रहण को कैसे देखा जाए, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट कह रही है कि जो ये खरीदारी हुई है थोड़े हाई वैल्यूएशन पर हुई है। तो आपका क्या मानना है यहाँ पर? क्या आपको लग रहा है कि अभी वैल्यूएशन भले ही हाई है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत बेहतर विकल्प होते हुए दिखेंगे? एग्जैक्टली और यही चीज मैं बस बोलने ही वाली थी कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन आप देखिए कि आपने इस वैल्यूएशन के इस उस मोड पर लिया है जहां पर आपका R&D खत्म है ऑलमोस्ट। आपको उस पर ना तो टाइम देना है ना ही आपको उस पर पैसा लगाना है, एंड पीपल आर वेरी यूज्ड टू नाउ। सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कोफोर्ज को खरीदें कहाँ। और ये जो एक थोड़े समय पहले कहीं पर बात भी हो रही थी हर्ष जी कि एआई बबल अगर बर्स्ट होगा तो भारत की कंपनीज पर उसका क्या असर पड़ेगा। दैट टाइम इट वाज लाइक टू मंथ्स बैक, कहीं पर ये 2.5-3 महीने पहले ये स्टेटमेंट कहीं पर डिस्कशन में आ रहा था मेरे। तो उस समय मैंने यही बात की थी कि अभी हमारे पास एआई के नाम पर खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो और जब हम जिस फेज में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बीइंग एन आईटी कंपनी, इंडिया का जब पैसा लगने जा रहा है, तो
बहुत सारी जो खराब चीजें हैं वो ऑलरेडी हट गई हैं मार्केट से। जो सक्सेसफुल मॉडल्स है, जो सक्सेसफुल रेवेन्यू मॉडल्स चल रहे हैं, उन जो कंपनीज अच्छे से काम कर पा रही है, उन्हीं के जो एक्वायरिंग होगी, तो उसका असर इतना ही होगा कि हमारा जो खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, कुछ है नहीं। तो अब इस स्टेज पर जब हम लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि हम लोग एक बहुत ही वेल डिफाइंड या फिर ऐसे बिजनेसेस जो प्रूवन है, जो काम कर रही है, उनको एक्वायर कर रहे हैं। सो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है। आप लाइन से आईटी कंपनीज को लेंगे ना फिलहाल अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, दिस गोना परफॉर्म वेरी वेरी वेल इन माय ओपिनियन। यानी आईटी आने वाले कुछ समय के लिए एक बहुत सपोर्टिव या फिर परफॉर्मिंग सेक्टर बनने वाला है। नाउ कोफोर्ज की लिमिटेडली अगर बात करें कि कहां पर बाय करें, सो कोफोर्ज अभी 1675 के आसपास में, 1675 के आसपास में है। अगर आप थोड़े पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा, या फिर ट्रेडर भी हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करो। 1550 1500 के आसपास ही आपको मिल सकता है वेरी लाइकली। वहां पर डरना नहीं, वहां पर आप बाइंग बेशक कर सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम टारगेट हम कोफोर्ज में अगर देखें तो लगभग 1950 से तो स्टार्ट होते हैं, एंड इट मे गो अप टू अप विद फ्रेश आई, जो कि 2200 तक आपको लेकर के जा सकता है। सो दिस इज द टाइम जहां पर आपको थोड़ा अटेंटिव होकर के प्राइस को रडार, अपने स्टॉक्स को रडार पे रखो, प्राइस रखो, और जब वो आपके लेवल्स आ जाए तब बाय करना, डरना नहीं। ठीक है मैम। मैम क्योंकि मैं 3-4 स्टॉक्स को एक साथ मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के मैं सवाल देख रहा हूँ, किसी का वेदांता के ऊपर है, किसी का हिंद कॉपर के ऊपर है यहाँ पर, और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के ऊपर है सवाल। तो मैम हम अगर सिल्वर की बात भी करें यहाँ पर, तो देखिए $83 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा मैम। और यहाँ पर ये मान के बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स मान के चल रहे हैं कि $100 के आसपास भी जा सकता है। किस लिहाज से जा सकता है? क्योंकि अभी एफएमसी की बैठक है और उसके आने वाले 2 ब्याज दर में कटौती की भी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि भाई आने वाली 2026 में हो सकती है। उससे जाहिर सी बात है कि ब्याज दर में कटौती का मतलब करेंसी का डेप्रिसिएशन मतलब मेटल्स को की तरफ से यहाँ पे पॉजिटिव संकेत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रीशियस मेटल में भी सिल्वर में डाला गया है। यहाँ पे पिछले 5 सालों में जो मांग है मैम, वो करीब जो डेफिसिट है 117 मिलियन के आसपास जो है वो डेफिसिट भी देखने को मिला है। आपका क्या मानना है? कॉपर को लेके पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, इन स्टॉक्स में क्या किया जाए? अभी भी क्या यहाँ पर मुनाफा वसूली की जाए या फिर बने रहा जाए? यहाँ पे क्या करने की सलाह रहेगी? बने रहने की सलाह है। और ये थीम, ये मेटल की थीम, देखिए ये एक माइनिंग प्रोडक्ट है, यू कैन नॉट मेक इट, आप उसको बना नहीं सकते। ये जितना नेचर में है आप उसको डिग करके, माइन करके निकाल सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं है। एंड उसमें भी जो आपने एक हाईलाइट किया है पॉइंट की, जो डेफिशिट है, जो प्रोडक्शन डेफिशिट काफी ज्यादा रहा है, एंड नए माइंस को अप्रूवल मिलना इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि माइनिंग अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एंटी नेचर एक्टिविटी कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, मैं इंडिया स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी कोई नई माइंस आना और पुरानी माइंस के ऑपरेशंस को अप्रूवल होना, दैट मीन्स इन जस्ट वन वर्ड, जो सप्लाई एंड डिमांड का जो डिसबैलेंस है, या फिर जो ये गहराई है कि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, तो ये आगे भी रहेगी। एंड दिस इज वेरी वेरी लाइकली कि अगले 1 से 1.5 साल जितने भी मेटल आप लाइन से उठा लीजिए आपकी चॉइस से, आप चाहे सिल्वर लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए, कॉपर लीजिए, आप दूसरा चाहे आप गोल्ड लीजिए, गोल्ड तो खैर अलग कैटेगरी में आ गया, बट आप कोई भी मेटल उठाओ, ये आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आप नए बाय के बारे में सोच रहे हैं, देन यूज दिस स्ट्रैटेजी कि क्योंकि ये स्टॉक्स अभी बहुत हाई निकल चुके हैं, बट क्या रुक जाएंगे? नो। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपके पास अगर ये स्टॉक कभी भी 10 to 15% का डिक्लाइन करते हैं फ्रॉम योर एंट्री प्राइस, यू शुड बी रेडी फॉर द एवरेजिंग, फॉर अप टू सर्टेन एवरेजिंग आपको वहां पर करनी पड़ेगी। इस फाइनेंशियली एंड मेंटली प्रिपरेशन के साथ में इन स्टॉक्स में अभी भी आया जा सकता है। इट्स रियली नॉट टू लेट। अगले 1-1.5 साल ये थीम चलेगी और भी अच्छे से। ठीक है, ये थीम और चलेगी। मैम की ये साफ तौर पे सलाह है कि अभी आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। वैभव जी कह रहे हैं कि लास्ट आई हैव आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट वीक बट नॉट आंसर्ड। एक्चुअली इट वाज सर टू मच फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, सो मे भी हो सकता है इस वजह से हमारे से छूट गया हो। लेकिन मैम इनका जो क्वेश्चन है ABDL के ऊपर है। बेसिकली यहाँ पर जो है अलाइड ब्लेंडर जो कंपनी है यहाँ पे, उसके ऊपर सवाल है। मैम न्यू ईयर भी आ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ती हुई दिखेगी, क्रिसमस भी था ही, हमने देखा था, ईव था। आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक में, क्या सलाह रहेगी? देखिए अगर आप इस साल से अगले साल तक होल्ड करने के विचार से इसको बाय कर रहे हो तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सिर्फ
इस एक मोमेंटम प्ले अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, ये सबसे पहले पता सबको होता है. सो दिस इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग टू मार्केट, एंड प्राइस कैन डू नॉट रिएक्ट ऑन द थिंग्स विच इट डजंट नो. तो ये पहले से हो चुका है. एक साल के अंतर्गत अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट्स ओके. लेकिन अगर आप सिर्फ एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख रहे हैं कि मैं न्यू ईयर प्ले अराउंड कर लूं, देन आपका स्टॉप लॉस आपको छोटा रखना चाहिए. वो इसलिए कि ये 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास में तो है, बट बहुत अच्छा चला है. जस्ट सिंपली मैं इसमें बहुत एक साल के लिए तो मैंने जैसे बोला कि आपको इसमें 800 रुपए तक भी भाव आते हुए दिखेगा, और अभी ये 610 पर है. बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस छोटा रखिए, जो मेरी नजर में 570 रुपए का है, एंड टारगेट आपको लगभग 655 रुपए से लेकर के आपको लगभग 680 तक का दिख सकता है. बट आपका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा मैंडेटरीली, मतलब ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा रनअप कर चुका है, और यहाँ से शॉर्ट टर्म में अपसाइड की मूवमेंट तो है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के भी चांसेस हैं. मैंने बहुत क्लैरिटी से ये चीज आपको बताई है, सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लें. ठीक है, मैम ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी. अब हम लोग एक और खबर की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने जो है बैक टू बैक कई तरह के फैसले ले रही है. यहाँ पे शिपिंग से जुड़ी यहाँ पे 2 बड़ी योजनाओं के लिए यहाँ पे जो है दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी होते हुए दिखे हैं. शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है यहाँ पे, पहली स्कीम ये है यहाँ पे. दूसरा शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है. 2 स्कीम है. दोनों योजनाओं के तहत कुल जो है 44,700 करोड़ जो है उसका बजट जो है वो रखा गया है यहाँ पर. और आप देखिए दोनों जो हैं इसके हिसाब से, अगर आप देखिए योजना के हिसाब से, तो प्रति जहाज के हिसाब से देखें, शिप के हिसाब से 15 से लेकर 25% तक जो वित्तीय सहायता जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी. तो अभी यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो है शिप बिल्डिंग जो कंपनियां हैं उनको वित्तीय सहायता के तौर पर जो है सरकार ने कई तरह का मेगा प्लान बनाया है यहाँ पर, और वो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिख रही है आपको कि कितना इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखेगा. मैम, जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो बजट का भी मौका है, ऊपर से सरकार की तरफ से भी यहाँ पर जो है फैसला लेते हुए सरकार दिखी है, किस लिहाज से देखना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो निवेशक है नई पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर, जो आना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी हैं वो बने रहें? जो ऑलरेडी हैं वो बने रहे हैं, जो आ रहे हैं वो 100% एक्सपोजर से ना है. दैट्स द सिंसियर एडवाइस फ्रॉम माय साइड. एंड रही बात कितना एक्सपोजर रखें, तो आप 50-60% से ज्यादा अभी ना आए, क्योंकि थोड़ा सा वोलेटिलिटी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपकमिंग वीक्स में. तो रही बात की मूवमेंट क्या होगा, मुझे लगता है कि अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू होगी, बट एक्सपोजर आपको लिमिट करना जरूरी है. दिस इज द टाइम वेयर यू शुड बी कॉशियस नाउ. रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि पिछले ये जो हम बजट की थीम को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इस दौरान मूवमेंट होता है, लेकिन वो मूवमेंट बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो जाता है. तो आपको वहां पर अपना एक्सपोजर लिमिट करना जरूरी बनता है. नाउ टू बी स्पेसिफिक टू SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 225 के पास में है, बायबल है. स्टॉप लॉस 200 रुपए का ही रखिए, उससे नीचे की जरूरत नहीं है. टारगेट मिनिमम पहले 245 से लेकर के आप लगभग 275 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड हैव अ व्यू फॉर अनदर कपल ऑफ 2-3 हफ्ते का व्यू लेकर के आप इन टारगेट्स और इन स्टॉप लॉस को लेकर के चल सकते हैं. एज फार एज द इन्वेस्टिंग इज कंसर्न, तो आज जो पैसा लगा रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाइन से बहुत सारे PSU स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अभी बहुत नैरो रेंज में, या फिर एक थोड़ा सा रेंज बाउंड होकर के काम कर रहे थे, कुछ वाइड रेंज में, कुछ नैरो रेंज में. बट दिस इज द टाइम इट लुक्स लाइक कि जहां से ये स्टॉक्स अभी अगले कुछ महीनों या क्वार्टर्स के लिए एक परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो रहे हैं. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट मिड टर्म के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस का ध्यान बिल्कुल रखिए, ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में, आपके डिसीजन के साथ में फिर कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ठीक है. और अब मतलब बैक टू बैक, मतलब जितने भी मैं सवाल देख रहा हूँ अपने दर्शकों के, कॉपर, जिंक के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, ये मतलब जो थीम है ना, कोई जो सोच रहा है कि जिससे रेलगाड़ी छूट गई है वही पकड़ लें, अभी छूटनी नहीं चाहिए, सबके माइंड में यही चल रहा है यहाँ पर. और एक दर्शक का भी क्वेश्चन है, वो छूट गया मेरे यहाँ से, लेकिन उनका ये कहना है कि क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में अभी जो है क्या एंट्री की जा सकती है? अभी वो क्योंकि फ्लो क्वेश्चन का इतना ज्यादा है, मैं पकड़ नहीं पाया, मेरे से मिस हो गया. लेकिन मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर, आपकी क्या सजेशन है यहाँ पे? नालको में क्या फ्रेश एंट्री ली, हाँ आ गए, चंदन जी का क्वेश्चन था कि क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है यहाँ पर? मैम 306 का भाव है यहाँ पे, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कॉपर की भी बात हो गई, सिल्वर की भी हुई, गोल्ड की भी चली रही है, यहाँ पर एल्यूमिनियम में क्या करना चाहिए मैम? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि मेटल्स अगले 1 से 1.5 साल के लिए ऐसे ही स्ट्रांग रहेंगे. आपको डिप मिले तो खरीदना है. अभी ये 300
मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, मैंने 165 पर नेशनल एल्यूमिनियम बाय कराया, 300 पर चल रहा है और ज्यादा समय हुआ नहीं है। तो जब थोड़े समय में कोई चीज अच्छी रैली करती है तो उसके पीछे के रीजन ढूंढने हैं आपको, वो रीजन अभी भी मजबूत है। ये ऐसा कोई हवाई बातें नहीं हो रही है कि जहां पर आपको मेटल इट्स नॉट लाइक अ कंपनीज स्टॉक प्राइस ओनली, एक कमोडिटी लिंक्ड है, एक एक कमोडिटी बेस्ड कंपनी है ये। तो मुझे लगता है कि ये चलेंगे, आगे भी चलेंगे, लेकिन अभी के लिए फ्रेश बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा ही बाय करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला 10 से 15% के डिप आएंगे। उन डिप्स पर आप चाहें तो खरीदारी के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, बट अभी एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन अब जो होल्ड कर रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि आप रुको इसमें 1 से 1.5 साल, लेट इट परफॉर्म इन योर पोर्टफोलियो, इतनी भी लेट नहीं हुई है। या फिर जो आने का प्लान कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेटेजी दी है कि 10 से 15 के डिप पर एवरेज करें, एड ऑन करें, उसके साथ साथ अगर आप करंट प्राइस पर आ रहे हैं 306 के आसपास में ये है, आप यहाँ पर एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस 245 रुपए का रख के आप इसमें अभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डिप आए, कोशिश करें कि एड ऑन करके एक प्राइस जो है आप बेटर प्राइस बना सके। दैट्स द ओनली थिंग नीड्स टू बी डन हियर। बाकी सेक्टर्स, मेटल कमोडिटीज अभी भी अच्छे चलेंगे, 1 से 1.5 साल का थीम है, एंड स्टॉक वाइज आपको एक्शन लेना है। दैट्स देयर। ठीक है मैम। आपसे मैम हम लोग आपका जो टॉप पिक्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, वो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग, हमारे दर्शक जो हैं वो बने रहे यहाँ पर। लेकिन मैम एक और खबर है जिसपे बाजार जो है वो आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा स्टॉक के ऊपर। टाइमेक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो प्रमोटर कंपनी है टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस जो है, शेयर बाजार के जरिए जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर रही है कंपनी के यहाँ पे जो जानकारी निकल के आई है, प्रमोटर ग्रुप इस जो ओफेस के जरिए अपनी 8.93% तक जो हिस्सेदारी है वो बेचने की योजना बना रही है। ओफेस का जो फ्लोर प्राइस है 275 रुपीज प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि पिछले भाव जो है 351 रुपीज के मुकाबले 21% से ज्यादा का डिस्काउंट पर है। कुल ओएफएस का जो साइज है 248 करोड़ है और फ्लोर प्राइस के आधार पर लगभग 90 लाख शेयर जो हैं उसके बराबर यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। मैम नॉन रिटेलर के लिए तो आज है और कल है रिटेलर के लिए, और यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दें इसके अलावा जो ग्रीन शू है ऑप्शन, उसके तहत भी 124 करोड़ के जो अतिरिक्त जो है 45 लाख शेयर जो है वो भी यहाँ पे पेश किए जाएंगे, जो कि एक और करीब 4.47% की इक्विटी के बराबर है। मैम क्या सलाह रहेगी, क्योंकि आज तो नॉन रिटेलर के लिए और कल है रिटेलर के लिए? और देखिए इसकी ये न्यूज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो इसका अगर ये 20% डिस्काउंट पे भी आता है तो भी इस सेक्टर से सस्ता नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ये, क्योंकि अभी तो 350 पर है, ठीक है, तो सेक्टर से लगभग 3 गुना महंगा है, तो 20% डिस्काउंट के बाद भी वो जो इसके मल्टीपल्स है सेक्टर से तभी भी महंगे रहेंगे। क्या कंपनी में प्रॉफिट इसको जस्टिफाई करने के लिए? यस। सो एक बार अगर आपके लिए ये प्राइस आ रहा है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। 2 रीजंस इसके दिए हैं। सेक्टर से तो सस्ता थोड़ा बहुत हो जाएगा, वन थिंग। दूसरा चीज, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी है, एक ग्रोथ है जो रेगुलरली कंपनी दिखा रही है और वो आगे भी कंटिन्यूएशन रहने की पॉसिबिलिटीज है। सो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में इसमें एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें, विच इज 240, एंड उसके बाद आप टारगेट चाहे 330 से लेकर के 350 का वेट जरूर करें, बट एक्सपोजर लिमिट रखिएगा। मैंने उसका जो हाईलाइट, जो रेड फ्लैग है, वो सिर्फ इसका एक्सपेंसिवनेस बनेगा और कोई रीजन नहीं बनेगा। तो डिस्काउंट पर आ रहा है, 20% के आसपास का डिस्काउंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिवनेस भी कूल ऑफ हो जाएगी, तो फिर आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड एक्सपोजर बट। ठीक है मैम। मैम एक दर्शक है हमारे कामले साहब, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जोमेटो के बारे में बताएं सर। मैम कल मैं देखा कि जेप्टो भी जो है उसका डीएचपी फाइल होता हुआ दिखा और चुपके से फाइल हुआ यहाँ पर, और उसकी तमाम तरह के फंडामेंटल्स हम लोग कल बैठ के देख रहे थे मैम। और यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर को यहाँ पे स्ट्राइक गिग वर्कर्स की भी खबर निकल के आ रही है कि जो है स्विगी और यहाँ पे जो जोमेटो उनके गिग वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं। और मैम जो तमाम कंपनियां, चाहे वो ब्लिंकिट देख लीजिए, जियो मार्ट देख लीजिए, इंस्टामार्ट देख लीजिए, तमाम जो है यहाँ पर लॉस मेकिंग देखने को मिली है। आप ऊपर से यहाँ पर देखिए डार्क स्टोर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और मतलब कैश बर्न जो रहा है 1,000 करोड़ के आज से भी ज्यादा का कैश बर्न हो रहा है, और ऑलरेडी पी जो है वो बहुत ज्यादा है। मैम क्या करना चाहिए? देखिए आप सिर्फ थीम को प्ले करो और निकल जाओ। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कीप ऑन होल्डिंग ऑन योर पोर्टफोलियो। ये स्टेटमेंट मैं आज भी बोल रही हूँ और आपको जब इसको 6 महीने बाद भी देखोगे तभी भी यही होगा। एंड व्हेन यू आर गेटिंग प्रॉफिट इन सच स्टॉक्स, ट्रेलिंग का यूज करिए। यू नेवर नो, क्योंकि देखिए जो भी ऐसी कंपनीज है जो रिटेल में है, टेक बेस्ड है और
फ्लाई लाइट मॉडल पर है। ये कॉम्बिनेशन कई बार आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा, लेकिन कई बार आपको सिर्फ एक नाइट लगेगी या जस्ट कपल ऑफ आवर लगेंगे कंपनी के पूरे कोलैप्स होने में। तो बिजनेस के ये चीज भी आपको हमेशा समझनी है। ऐसी कंपनीज में अमूमन जो रेवेन्यू होता है आने वाले कुछ सालों में एक बेटर आरओआई मिल सकती है, लेकिन इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि टिकट साइज जो होता है ना, दैट मैटर्स। एंड इन कंपनीज में, इस तरह की कंपनीज में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड उसकी वजह, और टिकट साइज छोटा होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आते आते बहुत पानी पीना पड़ता है। सो आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेके आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पोर्टफोलियो में रख सकते हैं ऐसी कंपनीज को जो बिल्कुल ही फ्लाई लाइट मॉडल पर हैं, जहां पर एंट्री बैरियर बहुत वीक हो, तो थोड़ा सा बचो। बाकी रही बात कहां पर बाय लें, कहां पर, तो फिलहाल मैं जो जेप्टो का जो आईपीओ आने वाला है, प्राइस रेंज अच्छा रखेंगे वो लोग मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको एक इवेंट, इसको आप इवेंट की तरह लो, एक इवेंट का बेनिफिट लेकर के हट जाना है, रखे रहना नहीं है उसको जब जी भी आईपीओ आए। बिल्कुल मैम, यहाँ पे 11,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आता हुआ ये दिखेगा। और कोई उम्मीद वैल्यूएशन है, मतलब क्या है अब इसमें इतने बड़े बड़े क्यूआईबीज आ रहे हैं कि मतलब अब उन क्यूआईबीज का चेहरा देख के, उनके ब्रांड की देख कर लोग आते हैं। आई मीन मैं बोलना तो नहीं चाहिए, बट आई हैव टू से दिस, बी वेरी कॉशियस विद योर मनी। आपका पैसा आपका है, आप देखोगे उसको कौन कौन से मुखौटे लगा करके आ रहा है सामने और आपसे लेने की कोशिश कर रहा है। ओह माय गॉड, बट इट्स ट्रू। मतलब मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहा था। आप सोचिए कि रेवेन्यू में ऐसा जंप है, 127% का जंप अगर आप 24 से उसको कंपेयर करें यहाँ पे, और आप उसमें लॉस के हिसाब से देखें, नेट लॉस तो आप 170% का लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप मतलब नंबर्स जो हैं वो अपने आप में बहुत सारी चीजें कह देते हैं। अगर कोई निवेशक समझना चाहे तो समझ सकता है यहाँ पर। तो इवेंट को प्ले करो, निकल जाओ, पोर्टफोलियो लायक तो नहीं है ये। बिल्कुल मैम। क्योंकि फिर 5 साल बाद यही होगा कि मैंने इसमें लगाया तो मैं आज भी वही हूँ। डोंट डू दैट, जस्ट प्ले एंड जस्ट गेट आउट। या ठीक है मैम। मैम आपकी पिक कौन सी रहेंगी? कहाँ आपको लग रहा है कि जो बाजार जो एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ऐसे बाजार में कहाँ मौके मिल सकते हैं यहाँ पे निवेशकों को? देखिए मैंने 5-6 स्टॉक्स फाइंड किए हैं पूरे, मतलब एक दिन का व्यू तो नहीं है इन स्टॉक्स में। मेरा व्यू इन स्टॉक्स में लेकर के लगभग 5-6 से कुछ दिनों का है। तो अगर आप वो क्लैरिटी आप रख सकते हैं, आई मीन यूजर्स, तो फिर ये स्टॉक्स कुछ फाइंड आउट है मेरी लिस्ट में, जिसमें एमएमटीसी है जो मोमेंटम में है बट अभी भी बहुत अच्छे प्राइस पर है। अगर हम एक अपसाइड की मूवमेंट की बात करें तो जस्ट अभी कल के सेशन में चलना शुरू हुआ है, एंड देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल अपसाइड पॉसिबल देयर। एमएमटीसी के आर रेल है, देन रिको ऑटो है, देन आपका एरोफ्लोवा एक कंपनी है। ये 4 कंपनीज को आप देख सकते हैं अभी के समय पर, अगर आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है तो। एंड मैं सजेशन भी यही दूंगी कि आप इनमें इंस्टेड ऑफ आप इंट्राडे आप स्विंग के हिसाब से इनको देखो, तो ताकि जो आपका एक जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाए और आप अपसाइड की जो पोटेंशियल है वो आपको मिल सके। ये सभी स्टॉक्स अभी मोमेंटम में है, रिस्क रिवॉर्ड इनमें अभी भी फेवरेबल बन सकता है, लेकिन आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा सा लिमिट करके चलो, सो दैट आपको व्हेन यू आर होल्डिंग एनी पोजीशन तो आपको डर ना लगे। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए अगर इफ यू आर कंसीडरिंग इट। ठीक है, यहाँ पर तो एमएमटीसी हो गया, रिको यहाँ पे ऑटो हो गया, और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जी जी। तो ये 4 स्टॉक्स हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैम की यहाँ पे एरोफ्लेक्स नहीं है, एरोफ्लेक्स नहीं है। अच्छा, एरोफ्लेक्स नहीं है। ओके, हाँ, एयरफ्लोआ, AIRFLOA, एयरफ्लोआ। ओके, तो यहाँ पर मैम ने देखिए स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी आपको दे दी है यहाँ पे, जहाँ निवेशक जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैम एक और खबर थी सुजलॉन को लेकर यहाँ पे, क्योंकि जो विंड टरबाइन जनरेटर डिवीजन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और साथ ही सीनियर मैनेजमेंट पर्सन जो है यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव ने अपने पद से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के ने जो जानकारी दी है कि विवेक श्रीवास्तव का जो पूरा कार्यकाल है वो 26 दिसंबर को ही खत्म हो गया है। और हमने मैम देखा था पीछे नए सीएफओ भी कंपनी के आते हुए दिखे थे, राहुल जैन, और उसके बाद अब देखिए विंड टरबाइन काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वहां से एक और इस्तीफा चले जाना क्या संकेत देता है यहाँ पे? क्योंकि मैनेजमेंट में जो उठापटक है उसके हिसाब से जो है एक कंसर्निंग क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बैक टू बैक कंपनी क्या टर्न अराउंड की कोशिश कर रही है कि नए मैनेजमेंट में बदलाव की कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या संकेत दे रहे हैं मैम ये? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक है, मतलब नया मैनेजमेंट इस मैनेजमेंट को जो करना था वो करके गया है, एंड दैट इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ डेट।
तो या फिर कंपनी की जो बुक्स को जो ठीक से करने के काम होता है ना, एक बार क्लीनिंग करते हैं, वैसे वाला जो बैलेंसिंग करना था वो करके गए। सो उन्होंने अपना काम कर दिया, बट नाउ चेंजिंग दिस इज समथिंग अलार्मिंग थिंग। बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, आपको ये भी देखना है कि मैनेजमेंट जब चेंज हो रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट कैसे आकर के काम करेगा वो एक अलग बात होती है जो कि हमेशा देखनी भी चाहिए। बट राइट नाउ हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कि इमर्जिंग बिजनेस रहेगा आगे भी। एंड वापस मेरा स्टेटमेंट वही है कि मार्केट में इसमें डुओपोली है, बहुत ज्यादा बिजनेस लोग है नहीं। एंड आई एम नॉट एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाली है ग्रीन एनर्जी को लेकर के। डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एनर्जी। तो रही बात सुजलॉन, अभी आपको यहाँ पर ये 53 के पास में है। इट इज द बाइंग रेंज, 47 इज द एवरेजिंग रेंज। अगर आप ये कर सकते हैं देन डू बाय इट, एंड आई मीन वन कैन बाय इट। और स्टॉक टारगेट जो है यहाँ पर 62 से लेकर के मिनिमम 70 तक के टारगेट्स हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। बट अगेन दिस इज द सम कंपनी जहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं बार बार ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, इसको फोकस से समझे कि ये ट्रेडेबल कंपनी नहीं है, इट इज इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें। तो वही माइंडसेट से इसमें चाहे थोड़ा थोड़ा लगाइए, जब भी डिप्स आए उसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला, ट्रेडिंग वाला नहीं। ठीक है, इन्वेस्टिंग वाला, ट्रेडिंग वाला नहीं, यहाँ पे ये ध्यान रखिए। मैं एक शॉर्ट में आंसर चाहूंगा छोटा सा आपसे। एक दर्शक का भी सवाल है एसबीआई पीएनबी के ऊपर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक रेंज जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी बन गई है, प्राइवेट जो प्लेयर्स है वहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जो भी पीछे तेजी आई वो सरकारी बैंकों की वजह से आई। आपका क्या मानना है यहाँ पर? अभी सरकारी बैंकों के में बने रहना चाहिए, निवेशकों को क्या पोजीशनिंग करनी चाहिए, किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए? अगले एक महीने का व्यू पूछ रहे हैं, बुक प्रॉफिट। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, वेट फॉर द एंट्री। दिस इज द टाइम जहां पर पीएनबी, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मतलब ये सुन के देख के, मतलब आई डोंट वांट कि मार्केट ये स्टॉक्स गिरे, बट दीज आर द स्टॉक्स जहां पर मैंने बोला है कि अभी आप ये पीएनबी में जब 125 पे गया था, आई सेड कि इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड की जगह अब नहीं बची है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिमिलरली मैंने एसबीआई के लिए भी बोला था कि 1990 के आसपास से ज्यादा नहीं जाने की जगह लग रही है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एंड इट्स हैपनिंग, बट अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन, ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट एंड वेट फॉर द बेटर प्राइस। अगर मैं बात करूं कि कौन सा स्टॉक कितना गिर सकता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं वेट कर रही हूँ 930 का। एंड पीएनबी के लिए आई एम काइंड ऑफ वेटिंग कि 115 वैसे आ गया पिछले कुछ सेशन में, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, ट्रैक नहीं किया, बट आ गया वो। ठीक है, बट स्टिल पीएनबी में तो देखिए बाइंग फिर बनती है, क्योंकि 115 आया। आई डिडंट सी दैट बिफोर, बट अभी पीएनबी को लेकर के बाई बनती है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा सा और गिरावट बाकी है। रही बात पीएनबी में बाय कहां पर करें, 120-115 की जो रेंज है, इट्स बाइंग रेंज। वन कैन धीरे धीरे करके इसमें बाय ले सकते हैं। टारगेट्स कम से कम यहाँ पर 130 से लेकर के 145 का एक्सपेक्टेशन रखें फॉर 2 क्वार्टर्स के लिए, एंड पॉसिबल है हिट हो जाएगी। जी, चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया मैम। और साथ ही मैम एक बार डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। यस, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे बजी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, जिसने कई सारी पोजीशंस, हमारे रिकमेंडेशंस हमने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया। एंड जो सिमिलर व्यू आपके साथ में शेयर किया, मेंबर्स के पास में भी है वो, या हो भी सकता है मे बी आज कल, या फिर आई मीन पास्ट में भी। तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप उसको समझते हुए ध्यान से ट्रेड करें। पैसा लगाते समय ध्यान रखें कि अभी आपकी पॉकेट में है, आपके पॉकेट से बाहर जाने के बाद उसका कंट्रोल किसी और के पास में है। अंडरस्टैंड दैट एंड जस्ट सावधानी से काम करें इस मार्केट में। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।